बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। PHY 301 मैकेनिक्स 1 के सिलसिले में हम बात कर रहे हैं डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। आज का हमारा टॉपिक है रोटर। आमतौर पे इसके बारे में क्वेश्चन जो आता है वो इस तरह आता है कि व्हाट इज रोटर, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर टेंजेंशियल स्पीड ऑफ अ मैन ऑन द वॉल ऑफ द रोटर। कि अगर एक आदमी दीवार के साथ चिमटा रहना चाहता है तो उस सूरत में उसकी जो टेंजेंशियल स्पीड होगी वो कितनी होगी, यानी हमने v को कैलकुलेट करना होता है। तो इसके लिए अगर हम देखें रोटर होता क्या है। अगर हम रोटर की बात करें तो ये एक हॉलो सिलेंड्रिकल रूम होता है जिसको हम एक एक्सिस के गिर्द रोटेट करवा सकते हैं। सेंट्रल एक्सिस के गिर्द जब वो रोटेट करेगा तो उस सूरत में उसके जो भी चीज उस दीवार के साथ होगी वो दीवार के साथ चिपटी रह सकती है। इसकी एग्जांपल आप बड़ी आसानी से देख सकते हो कि आजकल जो वॉशिंग मशीन की स्पिनिंग मशीन होती है उसके अंदर अगर देखें कपड़े जब आप रखते हैं, आप थोड़ी मिकदार में कपड़े रख के उसको चलाएं तो वो सारे कपड़े दीवारों के साथ जाकर चिमट जाते हैं। तो वो सारे जो कपड़े दीवारों के साथ चिमट जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही होगी जो बाहर की तरफ होगी। तो लाजमी तौर पे वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दीवारें सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे उन कपड़ों पर लगा रही होती हैं जो उनको बाहर जाने से रोक रही होती है। अब जो भी पर्सन उस रोटर में दाखिल होता है तो जब डोर क्लोज कर दिए जाते हैं और उसके बाद वो उसके दीवार के साथ खड़ा हो जाता है और उसके बाद आमतौर पे ये किया जाता है कि स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज किया जाता है और एक इतने इंक्रीज एक खास स्पीड पर जाके जो कि पहले से डिफाइन की हुई होती है उस के नीचे जो फर्श होता है उस राउटर का या उस रूम का उसको हटा दिया जाता है। अब जैसे ही वो हटा दिया जाता है तो नीचे एक सीधा घड़ा बन जाता है। दूसरे लफ्जों में वो वहां से वो नीचे गिर सकता है अगर वो उस दीवार के साथ नहीं जुड़ा हुआ लगा नहीं रहेगा, चिपका नहीं रहेगा। और ये कब मुमकिन होगा? ये उसी सूरत में मुमकिन होगा अगर वो दीवार के साथ इसी तरह पिन अप रहे। आप इसको इस तरह समझ लें कि हम चाहते ये हैं कि वो कितनी मिनिमम रोटेशनल स्पीड है जो कि रिक्वायर होगी उसको प्रिवेंट करने के लिए गिरने से, यानी वो हम किस स्पीड के साथ उसको रोटर को रोटेट करें कि वो जमीन से जमीन की तरफ ना गिरे आदमी। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक वीडियो और मैं दिखा वर्क कर सकता है। अब अगर हम देखें तो इस पर लगने एक पर्सन, हम एक स्पेसिफिक पर्सन की बात कर लेते हैं कि उस पर लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी होती है। अब देखा जाए तो इस पर्सन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो एक तो इसकी वेट की फोर्स है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगी और एक यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन होगी जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। अब जब वो सर्टेन स्पीड के साथ घूम रहा था और ये पर्सन अपनी जगह पे पिन अप था तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन और जो हमारे पास वेट की फोर्स है ये आपस में बराबर हो गई है। अब अगर ये आपस में बराबर नहीं होगी तो अल्टीमेटली ये पर्सन नीचे की तरफ स्लिप हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके कपड़ों के और इस जो दीवार के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, दैट मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ द पर्सन, सो टू अवॉइड द स्लिपिंग इट डाउनवर्ड। तो अब हम करेंगे ये कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी दैट विल बी डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल फोर्स exerted by the wall on the person। तो अल्टीमेटली वो हमारे पास फोर्स इनवर्ड होगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ये हमारे पास वो फोर्स होगी जो ये दीवार इस पर्सन पर लगाएगा, लेकिन इसकी रोटेशन की वजह से एक फोर्स ये पर्सन इस दीवार पर लगा रहा होगा जिसको हम नॉर्मल फोर्स कह रहे हैं, वो बाहर की जानिब होगी, आउटवर्ड नॉर्मल होगी। और ये आउटवर्ड नॉर्मल असल में हम यहाँ पे एक सूडो फोर्स जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम देते हैं कह सकते हैं और ये अल्टीमेटली इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स ही होती है। तो ये हमारे पास फोर्सेस होंगी जो उस बॉडी पर एक्ट कर रही होंगी। अब हम चाहते ये हैं कि जब ये वेलोसिटी v के साथ इस टेंजेंशियल वेलोसिटी जब इसकी v होगी या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ जब इस सर्कल में रोटेट कर रहा होगा तो हम वो वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं जब fs और mg यानी अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स कम अज कम आपस में बराबर हो जाए।
अब हम चाहते ये हैं कि रोटेशनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है कि किस वेलोसिटी से हम इसको रोटेट करें रोटर को, कि जो आदमी दीवार के साथ खड़ा है वो वहीं पर पिन अप हो जाए। इसके लिए हम सिंपल ये कंसिडर करेंगे कि इस आदमी के ऊपर लगने वाली फोर्सेस की फ्री डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वेट की फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगी। अब ये वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स जो एक्ट कर रही है, ये हमारे पास वेट की फोर्स mg के बराबर होगी। जबकि अगर ये नीचे की तरफ स्लिप होने की कोशिश करे तो उस सूरत में एक वर्टिकली अपवर्ड फोर्स होगी जिसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम देंगे, जो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर बॉडी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है तो इस पर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगी जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल की जानिब होगी। अगर हम इसको टॉप व्यू देखें तो हमारे पास ये एक सर्कुलर रिंग नजर आएगा, जो यहाँ पे इस वक्त ये रिंग आपको नजर आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो इस रिंग पर इस पॉइंट पर अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो पर्सन है यहाँ पे खड़ा है और बिल्कुल दीवार के साथ लग के, तो उस सूरत में इसका जो सेंटर ऑफ एक्सिस पर रोटेशन की डायरेक्शन वो इस तरीके से शो की जा रही है। अब यहाँ पे इस आदमी के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं उनमें देखा जाए तो एक स्टैटिक फ्रिक्शन होगी जो कि अप वर्टिकली अपवर्ड होगी, जबकि एक वेट की फोर्स होगी जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी। अब यहाँ पे जब ये रोटेट कर रहा होगा तो आदमी एक फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स लगेगी बाहर की जानिब, यानी ऑन द वॉल ऑफ द रूटर, जो उस स्टैटिक फ्रिक्शन का काज करेगी। तो इस वजह से ये स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एफ एन के बराबर होगी। जबकि ये जो नॉर्मल फोर्स है ये वर्टिकली प्रिपेंडिकुलर होगी टू द रूटर, जबकि म्यू एस यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। अब उसके बाद अगर हम देखें ये जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी ये जो हमारे पास फोर्स लग रही है, ये फोर्स है जो ये पर्सन इस वॉल के ऊपर लगा रहा है। तो लाजमी तौर पे जो फोर्स यहाँ पे लग रही है बाहर की जानिब, वॉल भी वही फोर्स अंदर की जानिब रिएक्शन के तौर पे लगाएगा। तो अल्टीमेटली अगर ये बॉडी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर उसकी v है, तो उस सूरत में इस पर एक इनवर्ड फोर्स भी एक्ट कर रही होगी जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट करेगी। और ये जो इनवर्ड फोर्स होगी वो यही हमारे पास नॉर्मल फोर्स के ऑपोजिट होगी। मींस कि ये हमारे पास टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ होगा या टूवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। ये नॉर्मल फोर्स के बराबर ही होगी। अब अगर हम इस नॉर्मल फोर्स के बाद बात करें कि इस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो वो एफ एस ओवर म्यू एस के बराबर होनी चाहिए। अब एफ एस ओवर म्यू एस की वजह से यहाँ पे एफ एन की वैल्यू एफ एस यानी स्टैटिक फ्रिक्शन को कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से डिवाइड करके हमें हासिल हो जाती है। अब ये जो हमारे पास एफ एस है ये उस वक्त सफिशिएंट होगी अगर ये वेट को काउंटर कर सके। दूसरे लफ्जों में अगर ये आदमी यहाँ पर रुकता है तो इसका मतलब ये है कि ये डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स आपस में बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब एफ एस शुड बी इक्वल टू एम जी। अगर ये एफ एस एम जी के बराबर है तो यही जो इक्वेशन नंबर 1 हमने लिखी है, इस इक्वेशन को हम दोबारा लिख सकते हैं एफ एन इज इक्वल टू एफ एन सॉरी एफ एन इज इक्वल टू एम जी ओवर म्यू एस। ये एफ एन असल में ये एफ एन के बराबर है, यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्मल फोर्स ही असल में सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो वी कैन से दैट एफ एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जनरल फार्मूला है। यहाँ पे आर रेडियस ऑफ द रोटर है, हम इसको कैपिटल आर लिख लेते हैं। अब इन दो इक्वेशन से जो हमारे पास नॉर्मल फोर्स के लिए एम जी ओवर म्यू एस आया और
यहाँ पर एफ एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर और आर को कंपेयर अगर हम कर लेते हैं तो रिजल्ट हमारे पास एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू एम जी ओवर म्यू एस आ जाएगा। हम चाहते हैं वेलोसिटी कैलकुलेट करना, ये हमारे पास रोटेशनल वेलोसिटी थी, तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा जी आर ऊपर चला जाएगा और ओवर म्यू एस आ जाएगा। तो यहाँ से v इज इक्वल टू जी आर ओवर म्यू एस अंडर रूट आ गया, क्योंकि ये v स्क्वेयर था इस साइड पे। तो ये तो था हमारे पास कि किस तरीके से हम v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मिनिमम हम जी आर ओवर म्यू एस अंडर रूट के बराबर वेलोसिटी कैलकुलेट कर ले, उसको सेट कर दें, तो ये बॉडी मूव कर सकता है विद दी in such a state that it will be pinned up here। अब अगर v is equal to r ओमेगा लिख दें तो हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकेंगे। तो अब अगर मैं इस r को दूसरी तरफ ले जाऊं तो दूसरी तरफ जाने की सूरत में ये जी आर, ये यहाँ पर r डिनोमिनेटर में आएगा तो r स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जी आर ओवर म्यू एस इंटू आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ से r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल रिजल्ट हमारे पास g ओवर म्यू एस इंटू आर रूट आ जाएगा। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि दोनों में v के एक्सप्रेशन में या ओमेगा के एक्सप्रेशन में m नहीं आ रहा। इसका मतलब बॉडी का मास इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि रोटेशनल मोशन या एंगुलर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ रेडियस पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ द राउटर पर डिपेंड करती है कि कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए इसको मूव करने के लिए, या म्यू एस पर डिपेंड करेगा। अब म्यू एस यहाँ पे दो बॉडी के दरमियान स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कहलाता है। अब चूंकि हम जानते हैं कि T इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा होता है, तो इसलिए अगर हम T इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा यानी 1 ओवर ओमेगा है, तो यहाँ से हम वैल्यू G ओवर म्यू एस आर को रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो म्यू एस आर ओवर जी लिख देंगे, तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा फॉर रोटेशन। इसका मतलब ये होगा कि बॉडी एक इतने टाइम के अंदर रोटेट अगर करे, रोटर इतने टाइम में रोटेट अपनी रोटेशन कंप्लीट करे, तो वो बॉडी दीवार के साथ पिन अप रह सकता है। तो ये हमारे पास है रोटर की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। अब अगर हम प्रैक्टिकली कुछ केसेस में देखें तो आमतौर पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेक्सटाइल मटेरियल ऑफ क्लोथिंग और टिपिकल रोटर वॉल, जो कि आमतौर पे कैनवस होता है, उनके दरमियान जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होती है वो 0.40 होती है। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ द टू फोर्सेस। अब ये 0.40 फोर्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब टिपिकल रोटर आमतौर पे 2 मीटर का हो सकता है, यानी उसका जो रेडियस होगा वो 2 मीटर का होगा, और अगर हम उसकी वेलोसिटी की बात करें तो वो 7 मीटर पर सेकंड या इससे ज्यादा होनी चाहिए फॉर बॉडी टू पिन अप। अब इस सूरत में द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी 2 पाई आर, जो कि 12.6 मीटर बन जाएगा। और ऐसी सूरत में हमारे पास अगर ये 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करे तो जो टाइम उसको लगेगा वो 12.6 मीटर को 7 मीटर पर सेकंड से डिवाइड करने से हासिल हो जाता है। यानी 12.6 मीटर उसकी टोटल डिस्टेंस होगा, डिवाइड बाय 7 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होगी, तो इट विल बी टाइम टू कंप्लीट one revolution or to complete a circumference which is equal to the 1.8 सेकेंड। अब इसका मतलब ये होगा कि 1.8 सेकेंड रिक्वायर्ड होंगे टू कंप्लीट ईच रेवोल्यूशन। अगर वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने पर इतना टाइम ले रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि हम कह सकते हैं कि 0.56 रेवोल्यूशन पर सेकेंड उसकी रोटेशनल स्पीड हो सकती है, यानी हर सेकंड में वो 0.56 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। इसको हम अगर आरपीएम में लिखना चाहें तो ये 33 आरपीएम यानी 33 आर रेवोल्यूशन पर मिनट कंप्लीट करेगा, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्पीड ऑफ फोनोग्राम टर्न टेबल। तो
हम ये कह सकते हैं कि अगर वो 33 आरपीएम के साथ एक रोटर जो कि 2 मीटर रेडियस का है वो रोटेट करे, जबकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वहां पे 0.40 हो, तो वो आदमी जो दीवार के साथ खड़ा होगा वो उसके साथ पिन अप रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओन मास, यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या आदमी पर वो डिपेंड नहीं करेगा। होप आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर आप लोगों को इस बारे में कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।